अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर काशिफ आज फिर आपके सामने हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है स्पेशली पार्किंसंस के बारे में। पार्किंसंस के ऊपर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट, 1 मिनट जो है ना वो आपका लूँगा, और वो इसलिए कि आजकल चूँकि कोरोना है, कोरोना के अंदर हर बंदा जो है वो तो काफ़ी हद तक परेशान है। और इस हवाले से भी खास तौर पे परेशान है कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशन जो है ना वो नहीं आई है, मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। इसमें बचा कैसे जा सकता है इस चीज़ का? एक तो फास्ती इकदाम जितने भी हैं वो हम सारे लोगों को पता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है विच इज़ कॉल्ड द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को बेहतर करना किसी भी वायरल इन्फेक्शन के, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे तमाम लोग जिनका ये इम्यून सिस्टम जो है ये बेहतर है, उनके ऊपर बीमारियाँ आमतौर पे कम ही असर करती हैं। ठीक, तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर इम्यून सिस्टम की अहमियत जो है वो आप सबको पता है, और इम्यून सिस्टम को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को हमारे ख़राब करती हैं, और इम्यून सिस्टम की बजाते खुद एक डेफिनेशन। ये 3 चीज़ें जो हैं ये एक बुकलेट के अंदर मैंने लिख के कंबाइन करके कंपाइल कर दी हैं, और वो एक PDF फॉर्मेट के अंदर फाइल मौजूद है मेरे पास। ठीक है, उन तमाम लोगों के लिए जो कि इम्यून सिस्टम को समझना चाहते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को जानना चाहते हैं कि ये किन चीज़ों से, किन वजूहात की बिना पे ये ख़राब होता है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से इनको ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर मौजूद हैं। जिनको चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा वो व्हाट्सएप का एक नंबर है, वहाँ पे, या मेरा ईमेल ID जो है वहाँ पे मैसेज कर दे कि इम्यून सिस्टम बुकलेट, तो वो उनको जो है ना उनके एड्रेस पे, फ़ोन पे, ईमेल पे और व्हाट्सएप के ऊपर PDF फॉर्मेट वो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और दिस सर्विस इज़ एक्सट्रीमली, और ओवरऑल जो है वो ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर है, और इसका किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब है पार्किंसंस। ठीक, पार्किंसंस बेसिकली है क्या? पार्किंसंस के मतलब एक छोटा सा बात मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले तो वो ये है कि पार्किंसंस एक मल्टी डायमेंशनल डिजीज़ है। ठीक, अमेरिका के अंदर इस वक्त जो उनके पास लेटेस्ट स्टडीज़ और जो उन्होंने सर्वे करवाया उसके मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन पीपल जो हैं वो हर साल पार्किंसंस के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, उनमें डायग्नोज हो रहा है। पाकिस्तान में हमारे चूँकि कोई ऐसा रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं है, बहुत सारे लोग अनरिपोर्टेडली जो है ना वो मौजूद हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो डायग्नोज हो रहे हैं, आपके लिए हैरत की बात होगी कि डेली अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम लेवल के ऊपर अगर उसको देखा जाए तो 100 के करीब केसेस जो हैं वो आ रहे हैं जो कि पार्किंसंस के एग्जैक्टली केसेस हैं। ठीक हो गया, पार्किंसंस। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इसकी स्टडी के अंदर। पार्किंसंस को समझने के लिए थोड़ा सा ब्रेन को समझना ज़रूरी है। ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है उसके 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द सेरिब्रम। सेरिब्रम ये सारा हिस्सा होता है जो यहाँ माथे से शुरू होके ये दोनों कनपटियों के ऊपर जितना है इसको सेरिब्रम बोला जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है, उसको सेरिबैलम बोला जाता है। सेरिबैलम हमारी ये गर्दन के पीछे, यहाँ ऊपर से नहीं, यहाँ पीछे गर्दन के पिछले हिस्से में, खोपड़ी के पिछले हिस्से में, सॉरी गर्दन के नहीं, खोपड़ी के पिछले हिस्से में जो हिस्सा मौजूद होता है उसको सेरिबैलम बोला जाता है। सेरिबैलम। और तीसरा हिस्सा जो है, तीसरा हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है इस केस की स्टडी के अंदर, इस टॉपिक की स्टडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम
वो हिस्सा होता है, ये वो पोर्शन होता है हमारे दिमाग का कि जो हमारे ये इस सेरिबेलम और सेरिब्रम को हमारा जो हराम मगज है उसके साथ अटैच करता है। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रेन स्टेम के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको मिड ब्रेन बोला जाता है। इस मिड ब्रेन के अंदर एक और पोर्शन होता है, अ सेट ऑफ न्यूरॉन्स होता है जिसको सब्सटेंशिया निग्रा बोला जाता है। सब्सटेंशिया निग्रा इसको इसलिए बोला जाता है, निग्रा इसको स्पेशली बोला जाता है क्योंकि इसका कलर जो है ना वो डार्क होता है, काले रंग के अंदर होता है। सब्सटेंस से सब्सटेंशिया और निग्रा ब्लैक से। अच्छा, सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं दोज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमारी मूवमेंट सिम्टम्स के अंदर। मूवमेंट के अंदर सिम्टम्स कह रहा हूँ, सॉरी, हमारी मूवमेंट के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं आपके डोपामिन को। ठीक। अच्छा, पार्किंसंस की डिजीज़ के अंदर क्या होता है? पार्किंसंस की डिजीज़ के अंदर होता ये है कि सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर मौजूद जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर लुई बॉडी डिजीज़ पैदा हो जाती है। लुई बॉडी डिजीज़ क्या करती है कि सब्सटेंशिया निग्रा के उन न्यूरॉन्स को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देती है, उनकी डेथ कॉज करती है, उनको ख़त्म करना शुरू कर देती है। जो जो वो ख़त्म होते जाते हैं, जो जो वो ख़त्म होते जाते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो रिक्वायर्ड डोपामिन के लेवल्स हैं, बिकॉज कि चूँकि डोपामिन प्रोड्यूसिंग डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं, डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स हैं वो चूँकि ख़त्म हो रहे हैं ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो डोपामिन के जो रिक्वायर्ड लेवल हैं वो भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं। ठीक हो गया। चूँकि ये प्रोसेस जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि ये एकदम से एक चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई है डोपामिन, ऐसा नहीं है। इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। ठीक है। अब डोपामिन के जब लेवल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर ऐसी खराबियां हमें नज़र आना शुरू होती हैं, ऐसी तब्दीलियां हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये पार्किंसंस की सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसका कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। दूसरे जितनी भी डिजीज़ हैं ना उनके हम टेस्ट करवा सकते हैं, स्कैन करवा सकते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये इस बंदे को ये फलानी चीज़ है और इसका ये सूरत हाल है। लेकिन पार्किंसंस की किसी किस्म का कोई स्कैन नहीं है, पता ही नहीं चलता है। ब्रेन स्कैन से भी पता नहीं चलता, सीटी स्कैन से भी पता नहीं चलता है कि इस बंदे को पार्किंसंस मौजूद है। ये सीटी स्कैन के अंदर नहीं आती है। ठीक है। सिर्फ पता किस वक्त चलता है? पता सिर्फ उस वक्त चलता है जब इंसान के नॉर्मल हरकत करने के दौरान में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, उसको साइकोलॉजिकल तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, एपैथी। ठीक है। और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें, इंसोम्निया जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन जो है ना वो उसकी ख़राब होना शुरू हो जाती है। लगे तो मैंने ये भी सारी चीज़ें जो ना ये इसकी अलामात जो है कुछ बता दी हैं जो कि हमें जो कि सामने वो नज़र नहीं आती, ज़ाहरी अलामात जिनको बोला जाता है ना। अब इसकी ज़ाहरी अलामात क्या होती हैं? इसकी ज़ाहरी अलामात जो है वो सबसे पहले ट्रेमर्स, हाथों का ऐसे कांपना जो होता है ना, दैट इज़ द मेन सिम्टम, रेस्टिंग ट्रेमर्स। ठीक है। इंसान बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ है और वो बैठे बैठे उसके आप गौर करेंगे तो देखेंगे तो उसके हाथ जो है ना वो दोनों हाथ कांप रहे होंगे। आगाज़ इसमें ये होता है कि सिर्फ एक हाथ, कोई एक हाथ जो होता है ना वो इसमें इफ़ेक्ट करता है। ये उसका पहला साइन है कि उसका एक हाथ जो है वो इफ़ेक्ट करता है और वो हाथ कपाना शुरू कर देता है।
ऐसे ऐसे होना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे जो जो बीमारी बढ़ती है तो फिर उसके दोनों हाथ जो है ना वो इफेक्ट करते हैं, और वो दोनों हाथ ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जब वो आराम की हालत में होता है उस वक्त वो कपाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दूसरी इसकी अलामत क्या होती है? दूसरी इसकी अलामत ये होती है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया मीन्स कि हरकत का स्लो हो जाना, मसल्स की हरकत करने की जो सलाहियत है वो स्लो हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उन अज़लात के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मेरे कोनिया है, इनको मैं अगर नॉर्मली ऐसे मूव करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ बड़ा इजीली, लेकिन पार्किंसंस का जो पेशेंट होगा वो अपनी इस बाजू को मूव नहीं कर सकेगा। उसे बड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, ऐसे बड़े ज़ोर के साथ जो है वो उसको मूव करेगा। अगर कोई दूसरा उसको हाथ से मूव करना चाहे और ऐसे करना चाहे तो उस दूसरे बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, मतलब उसके उस लात के अंदर, उसके मसल्स के अंदर जो है ना वो सख्ती आ जाती है। ठीक हो गया दूसरी अलामत। तीसरी अलामत ये है, इसकी तीसरी अलामत जो है वो ये है कि इस बंदे की जो है चाल, उसमें फ़र्क आ जाता है। उस बंदे की चाल के अंदर फ़र्क क्या आता है? वो ये आता है कि वो चलते चलते, एक तो स्टार्ट उसका जो है ना वो काफ़ी स्लो होता है, छोटे छोटे स्टेप लेके ना वो ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेके वो चलता है, उसके बाद फिर चलना शुरू कर देता है। लेकिन मतलब वक्त के साथ साथ वो उसमें ख़राबी आती जाती है। अच्छा, चौथी चीज़ जो है वो ये है कि उसकी जो सिटिंग और वॉकिंग पोजीशन है, ये पोस्चरल उसमें तब्दीली आती है, या तो एक तरफ को झुका हुआ या फिर दूसरी तरफ को झुका हुआ, या फिर आगे को ऐसे स्टूप्ड होता है, मतलब उसके ये जैसे हम कहते हैं ना कि वो कुब निकल आया है, कमर जो है वो खम खा गई है, उसका ये आगे सर जो है ये सारा उसकी तकरीबन छाती के साथ जो है वो आगे अटैच हो जाता है, इतना ज़्यादा वो आगे को झुक जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक, ये थी पार्किंसंस की वो वाली सिम्टम्स जो कि हमारे इसमें नज़र आती हैं, जिसकी जो हमारा पेशेंट आता है वो चैम्बर में दाखिल होता है, हमारे क्लिनिक में दाखिल होता है, और उसको अब कोई भी बंदा ऑब्जर्व करके बता सकता है कि ये पार्किंसंस का पेशेंट है इन अलामात की बेस के ऊपर। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा जो इसकी वो अलामात जो नज़र आती हैं, जो सामने हमें नज़र आती हैं, जो फिज़िकल अपीयरेंस के अंदर आती हैं, वो होती हैं कि एक तो उस पेशेंट के अगर वो पढ़ा लिखा पेशेंट है तो उसकी राइटिंग जो है उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो वो चेंजेस क्या होती हैं कि वो लिखता पहले अगर बड़े बड़े अल्फाज में लिखता था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अल्फाज जो है ना वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त ये भी आता है कि वो उसके अल्फाज में वापस में जो उसने लिखा होता है उसके अल्फाज वो आपस में गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल स्पॉट हो जाता है, एक्सप्रेशनलेस। उसके चेहरे के ऊपर किसी किस्म के ना गुस्से के, ना खुशी के, किसी भी किस्म के जो है ना वो, ना हैरत के, किसी भी किस्म के उसमें तासरात जो है ना वो नहीं मिलते। चेहरा जो है तो वो बिल्कुल स्पॉट होता है। अच्छा, और इसी तरह अलामात में अगर अगली बात करें तो फिर वो होती है कि उस पेशेंट की, पार्किंसंस के पेशेंट की जो आवाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना शुरू हो जाती है। बेचारा अंदर से बोल रहा होता है ऊंचा, पूरा ज़ोर से और पूरी कोशिश करके, लेकिन उसके जो आवाज़ बाहर निकलती है वो बहुत मध्यम होती है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बावजूद भी उसकी आवाज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा मध्यम होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि उसे बार बार चक्कर आते हैं और वो गिर पड़ता है। ठीक है, और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो है ना वो कंडीशन होती है। तो ये तो थी पार्किंसंस की वो वाली अलामात जिनको हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर जो है ना वो देखते हैं, नोट करते हैं, और उनकी बेस के ऊपर हम पेशेंट को जो है ना वो पार्किंसंस का डिक्लेयर करते हैं कि जी ये
अलामात हैं तो ये बंदा पार्किंसंस का पेशेंट है, ठीक। लेकिन पार्किंसंस, जैसा मैंने पहले आगाज़ में ये बात करी थी कि पार्किंसंस इज़ नॉट अ सिंपल डिजीज़, ये मल्टी डायमेंशनल डिजीज़ है, ठीक। और इसकी दूसरी जो डायमेंशन है वो इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी जो है ना वो मैं आपका टाइम ले चुका हूँ तो उन सिम्टम्स के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, और वो सारी डिटेल्स है ना वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जाते जाते मैं एक चीज़ जो है ना वो मोहतात करता चलूँ, आपके साथ शेयर करता चलूँ। पार्किंसंस जो है वो बाकायदा एक तवज्जो तलब बीमारी है। पार्किंसंस जानलेवा बीमारी नहीं है, ये चीज़ याद रखें। इसकी वजह से बंदे नहीं मरते, पार्किंसंस की वजह से, उस डोपामिन की कमी की वजह से। लेकिन पार्किंसंस की आगे जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनकी वजह से पेशेंट जो है वो ऐसी कंडीशन के अंदर चले जाते हैं कि जो बहुत बुरी होती है, जो बहुत वर्स्ट होती है। इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ना वो करवाना चाहिए, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथी के अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ इन फ्यूचर चलेंगे तो आपको बताएंगे कि इसको कैसे डील किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो पैटर्न क्या है। होप सो कि आज की बातें जो हैं वो आपके लिए मददगार हुई होंगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा रिगार्डिंग पार्किंसंस। किसी भी किस्म की अगर आपके जहन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक का पेज है पार्किंसंस के लिए स्पेशली, उस पेज के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके टाइम का शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।